हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग थर्मल फिजिक्स पढ़ रहे थे और थर्मल फिजिक्स में हम लोग हीट ट्रांसफर पढ़ रहे थे। तो हीट ट्रांसफर में कंडक्शन के थ्रू होने वाला हीट ट्रांसफर हम लोग पढ़ चुके थे, वो पूरा कवर हो चुका था। अब हम लोग को रेडिएशन वाला पार्ट पढ़ना बाकी था कि रेडिएशन कैसे होता है, कैसे रेडिएशन के थ्रू हमारे पास जो हमारा हीट ट्रांसफर होता है वो सब देखना है, ठीक ना। तो जब हम लोग पढ़ रहे थे क्या, पहला वाला पार्ट, लाइक कब, कंडक्शन वाला पार्ट, तो उसमें हीट ट्रांसफर कैसे हो रहा था, एनर्जी का ट्रांसफर कैसे हो रहा था, मॉलिक्यूल्स की वजह से हो रहा था, उसका ऑसिलेशन की वजह से हो रहा था, मॉलिक्यूल्स जो वाइब्रेट कर रहे थे उसकी वजह से हो रहा था, जिसके लिए हमें एक मीडियम की आवश्यकता थी। किसकी जरूरत थी? मीडियम की। लेकिन रेडिएशन में हमें कोई भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन की वजह से ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक है। इसमें जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है या हीट का ट्रांसफर होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वजह से होता है, उसकी रेडिएशन की वजह से होता है, ठीक है। और इसमें कोई भी मीडियम की हमें आवश्यकता नहीं होती है। तो देखते हैं क्या बोल रहा है कि प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ थर्मल एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विदाउट नीड ऑफ मटेरियल मीडियम, मतलब कोई जरूरी नहीं है कि सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, वैक्यूम भी होगा तो चलेगा, कोई भी मीडियम की आवश्यकता नहीं है, इज कॉल्ड हीट रेडिएशन। तो जिस प्रोसेस में एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से होता हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? हीट ट्रांसफर थ्रू रेडिएशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल, जो सूर्य से रोशनी हमारे पास पहुंचता है वो रेडिएशन के प्रोसेस से आता है। तो हीट फ्रॉम सन रीचेज अर्थ ड्यू टू रेडिएशन प्रोसेस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं। तो प्रिवोस्ट महोदय एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना थ्योरी दिया था थर्मल रेडिएशन के बारे में। वो बोले थे कि अगर कोई बॉडी जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से बड़ा हो, 0 केल्विन, ध्यान देना, केल्विन बोल रहा हूं मैं, इसको डिग्री सेंटीग्रेड मत समझ लेना। 0 केल्विन मतलब -273 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी अगर कोई बॉडी रखा हो तो उससे भी रेडिएशन निकलेगा और हीट उससे इमिट होगा, रेडिएशन इमिट होगा और हीट एनर्जी ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो ये बोले थे प्रोवेट्स ने, क्या बोला था कि एवरी बॉडी एट टेम्परेचर एबव 0 केल्विन रेडिएट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ सेवरल वेवलेंथ टू सराउंडिंग्स। अगर कोई बॉडी है उसका टेम्परेचर 0 केल्विन से बड़ा है, 0 केल्विन से बड़ा है, तो बहुत सारे वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अपने अंदर से निकालते रहता है, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या बोले थे? सेकंड पॉइंट बोले थे कि द अमाउंट ऑफ रेडिएशन इमिटेड, इससे जो रेडिएशन निकल रहा है, अमाउंट ऑफ रेडिएशन इमिटेड डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। किस पे डिपेंड करेगा? इस बॉडी के टेम्परेचर पे। किस पे डिपेंड करेगा? इस बॉडी के टेम्परेचर पे। किसका टेम्परेचर कितना है? जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा एमिट करेगा, उतना ज्यादा रेडिएट करेगा वो, ठीक है। और इस सरफेस पे, कि सरफेस कैसा है बॉडी का, ठीक है, इसका सरफेस एरिया कैसा है बॉडी का, ये सब चीज पे डिपेंड करता है। वही लिखा हुआ है, द अमाउंट ऑफ रेडिएशन इमिटेड डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, नेचर ऑफ इमिटिंग सरफेस एंड सरफेस एरिया, ठीक है। तो इन्होंने दो चीज बोला था कि अगर किसी भी बॉडी का टेम्परेचर 0 केल्विन से बड़ा है, मतलब -273 डिग्री सेंटीग्रेड से बड़ा है, तो वो रेडिएट करेगी अलग अलग वेवलेंथ का। अब वो वेवलेंथ कितना रहेगी, कितना रेडिएट इमिट करेगी, वो डिपेंड करेगा कि उस बॉडी का अपना कितना टेम्परेचर है। हम लोग फॉर्मूला देखेंगे, उसका कितना एरिया है, कैसा सरफेस एरिया है, आगे हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम में कोई क्या रहता है। अगर कोई बॉडी बोल दे कितना थर्मल इक्विलिब्रियम, इसका मतलब क्या कि जितना आ रहा है सब कुछ निकाल दे, अपने पास कुछ भी एब्जॉर्ब ना करें, तो उसी को तो थर्मल कहते हैं कि टेम्परेचर सेम रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो देखते हैं कि इसमें हमको क्या पढ़ना है। एक कोई बॉडी है, ये हमारा बॉडी है, इसमें हमने कुछ हीट दिया, क्यू इन, रेट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट, जितना रेट से एनर्जी पड़ा इस बॉडी पे, जितना रेट से इस पे एनर्जी पड़ा वो क्यू इन हो गया, ठीक है। रेट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट, ये जो बाहर निकला है ये है क्यू आर। आते ही सपोज कुछ आया, कुछ इसके अंदर चला गया, कुछ एब्जॉर्ब किया, कुछ ट्रांसमिट किया, कुछ यहीं से रिफ्लेक्ट हो गया, आया और कुछ रिफ्लेक्ट हुआ, तो ये है क्यू डॉट आर, रेट एट विच एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड, जो एनर्जी रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। क्यू डॉट टी, जो ट्रांसमिट हो गया, आर पार हो गया, रेट एट विच एनर्जी इज ट्रांसमिटेड, एंड क्यू डॉट ए, जो अपने पास वो बॉडी एब्जॉर्ब कर लिया, रेट एट विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब। और इसमें से जो इमिट किया होगा, बॉडी जितना इमिट किया होगा, ये बॉडी जितना एनर्जी को इमिट कर रहा होगा बाहर, जितना निकाल रहा होगा, उसको कहते हैं क्यू डॉट ई, रेट एट विच एनर्जी इज इमिटेड, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्रीवोट्स ने पहले ही बोल दिया था कि अगर कोई बॉडी है
तो वो एनर्जी रेडिएट करेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में बाहर निकालेगी, बशर्ते डिपेंड ये करेगा कि उसका टेम्परेचर 0 केल्विन से बड़ा हो। बाकी इस पे भी डिपेंड करेगा कि इसका टेम्परेचर कितना है, इस पे भी डिपेंड करेगा कि इसका बॉडी का एरिया कितना है, लेकिन इमिट तो करेगी। ठीक है, तो ही है इन थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन rate at which energy is absorbed by the body is equal to rate at which energy is emitted of the body। ऐसा क्यों बोला? तो देखो ये क्या बोल रहे हैं हम लोग, पढ़ रहे हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब कि अगर इस बॉडी का टेम्परेचर अभी 10 केल्विन था, इस बॉडी का भी टेम्परेचर कितना था, 10 केल्विन था, यहां से कुछ हीट आया 10 जूल, यहां से हीट कितना आया 10 जूल, रिफ्लेक्ट कर दिया 3 जूल, रिफ्लेक्ट कितना किया 3 जूल, ट्रांसमिट कितना किया 5 जूल, तो 2 जूल बचाओ, क्या कर दिया 2 जूल अपने पास एब्जॉर्ब कर लिया। तो अगर 2 जूल को ये एब्जॉर्ब कर लेगा तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा और 10 केल्विन से क्या हो जाएगा ज्यादा, तो फिर थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेगा क्या, नहीं। तो अगर 10 केल्विन ही रखना है तो क्या करना पड़ेगा कि जितना एब्जॉर्ब किया था ये 2 जूल, उतना से इसको ट्रांसमिट कर देना, उतना से क्या करना पड़ेगा, इसको एमिट कर देना पड़ेगा, उतना एनर्जी बाहर निकाल देना पड़ेगा। अगर ये 2 जूल जो अंदर रखा था अभी 2 जूल, उतना अगर ये बाहर निकाल देगा तो इसका टेम्परेचर 10 केल्विन का 10 केल्विन ही रह जाएगा। तो यही यहां पर लिखा हुआ है कि इन थर्मल, यही लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इन थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन रेट एट विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, जिस रेट से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा बाय द बॉडी उसी रेट से उसको एमिट कर देना पड़ेगा, बाहर कर देना पड़ेगा, तभी तो वो थर्मल इक्विलिब्रियम रहेगा। तो देख लो यहां से Q डॉट आई जितना आया था, Q डॉट आई जितना आया था, Q डॉट आई जितना आया था वो किसके बराबर हो जाएगा, Q डॉट आर, Q डॉट टी और Q डॉट ए। 10 जूल आया था तो मान लो इधर 3 जूल चला गया, इधर 5 जूल चला गया, इधर 2 जूल हुआ, तो 5 3 8 2 10, तभी ना 10 होगा। मतलब Q डॉट इन इजिकल टू Q डॉट ए प्लस Q डॉट आर प्लस Q डॉट टी। तो चलो ये लिखा हुआ है Q डॉट आई इजिकल टू Q डॉट आर प्लस Q डॉट ए प्लस Q डॉट टी। अब एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट इसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं कि कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, उसका कोएफिशिएंट कितना है। तो जितना जिस रेट से एब्जॉर्ब किया था Q डॉट ए डिवाइडेड बाय Q डॉट आई, जितना उस पर इंसिडेंट हुआ था। अगर ये कोई सिस्टम था तो जितना इस पे आया था Q डॉट आई यही तो था, और Q डॉट ए इसके अंदर वाला था जितना एब्जॉर्ब किया था। सिमिलरली रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट में Q डॉट आर बाई Q डॉट आई। सिमिलरली ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट में, या ट्रांसमिटेंस भी इसको कहते हैं, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट बोलो या ट्रांसमिटेंस का हो, इसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या था कि जितना ट्रांसमिट किया डिवाइडेड बाय जितना इंसिडेंस हुआ था, जितना पड़ा था। अब कुछ एब्जॉर्ब कर लिया था, ये सिस्टम था, कुछ यहां पे एब्जॉर्ब कर लिया था, ये हमारा आई था, क्यू आई था, ये क्या था क्यू आई, ये क्या था क्यू ए। कुछ ट्रांसमिट कर दिया था, आते ही क्या कर दिया था, रिफ्लेक्ट कर दिया था, और कुछ क्या कर दिया था, कुछ क्या किया था, ट्रांसमिट किया था, कुछ क्या किया था, ट्रांसमिट कर दिया था। तो ये तीनों मिलके इसके बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो फ्रैक्शन भी देखेंगे तो तीनों मिलके 100% हो जाना चाहिए ना, जितना आया था उतना 100% हो गया। इसलिए बोल रहा है कि Q डॉट ए मतलब एब्जॉर्प्शन, Q डॉट ए बाई Q डॉट आई एब्जॉर्प्शन प्लस रिफ्लेक्शन प्लस ट्रांसमिशन शुड बी इक्वल टू 100% होना चाहिए ना। यहां से देखो जितना आया उतना ही होना चाहिए ना तीनों, तो इसलिए वो तीनों है। ए इक्वल टू Q डॉट आर प्लस Q डॉट ए प्लस Q डॉट टी। सब में क्या कर दिए हैं, Q डॉट आई से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो Q डॉट आर बाई Q डॉट आई तो ए हो गया। एक किया यहां से देखो, अगर सब में हम मल्टीप्लाई कर दें किससे, Q डॉट आई से, Q डॉट आई Q डॉट आई Q डॉट आई, तो Q डॉट ए को डॉट क्या बन जाएगा 1, Q डॉट आर बाई Q डॉट आई क्या बन जाएगा आर, Q डॉट ए बाई Q डॉट आई क्या बन जाएगा ए, और Q डॉट टी बाई Q डॉट आई क्या बन जाएगा टी। तो आर ए टी रैट इजिकल टू 1, तो यही तो लिखा हुआ है आर ए टी, यही तो लिखा हुआ है आर, यही तो लिखा हुआ है आर ए टी, आर प्लस ए प्लस टी इजिकल टू 1। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा ब्लैक बॉडी। अभी हम लोग कुछ पढ़ नहीं रहे रेडिएशन के बारे में, अभी तो हम लोग बस जान रहे हैं, उसका बेस बना रहे हैं कि क्या होता है ब्लैक बॉडी। अब देखो ब्लैक बॉडी मतलब ये मत समझना कि कोई काला दिखे तुम्हारे सामने तो उसको ब्लैक बॉडी बोल देना, कोई लड़का लड़की काली बैठी हो तुम्हारे सामने तो बोल देना ये ब्लैक बॉडी है, नहीं गलत बात, वो ब्लैक बॉडी नहीं है। ब्लैक बॉडी उसको कहते हैं जो सारा का सारा रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले, ना ही वो रिफ्लेक्ट करे ना ही वो ट्रांसमिट करे, जितना जितना आया जो भी Q डॉट आई था, जो भी इंसिडेंस था, सबको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले, तो उसको क्या कहते हैं ब्लैक बॉडी। तो वही लिखा हुआ यहां पे, ए बॉडी विच एब्जॉर्ब्स ऑल रेडिएशन फॉलिंग ऑन इट, जितना आया था सब के सब ये एब्जॉर्ब कर ले, मतलब रिफ्लेक्शन 0 हो जाए, ट्रांसमिशन 0 हो जाए, Q डॉट आई इजिकल टू Q डॉट ए हो जाए, तो हम कहेंगे कि वो ब्लैक बॉडी है। हम क्या कहेंगे उसको, ब्लैक बॉडी है। तो यही तो है Q डॉट आई इजिकल टू Q डॉट ए। और हमको पता था कि A प्लस आर प्लस टी इजिकल टू 0, रिफ्लेक्शन हुआ नहीं तो 0, ट्रांसमिशन हुआ नहीं तो 0, A प्लस आर प्लस टी इजिकल टू क्या था, नॉट हुआ 0,
ए प्लस आर प्लस टी इक्वल टू क्या था, 1 था। ए प्लस आर प्लस टी इक्वल टू क्या था, 1। अब एब्जॉर्प्शन सिर्फ हुआ है, रिफ्लेक्शन हुआ नहीं है, 0, ट्रांसमिशन हुआ नहीं है, 0, तो ए इक्वल टू क्या हो गया, 1। तो वही तो लिखा हुआ है यहाँ पे कि ए इक्वल टू क्या होगा, 1। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ब्लैक बॉडी। अब एक चीज और बोला कि अगर ए 1 है, कुछ रिफ्लेक्शन हुआ ही नहीं, क्यू ट्रांसमिशन हुआ नहीं, तो दोनों 0 हो गया। ये क्या बोल दिया भैया, कुछ गलत बोल दिया क्या? ये क्या बोल रहा है, ब्लैक बॉडी आर गुड एमीटर ऑल्सो। अरे अभी तो बोले कि गुड एब्जॉर्प्शन करता है, जो आया सब का सब एब्जॉर्ब कर लिया, कुछ बाहर जाने ही नहीं दिया, तो ये इमिट कैसे करेगा? तो करेगा भैया, हम ये नहीं बोले, दोनों में डिफरेंस समझो। एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन अलग अलग चीज है। ट्रांसमिशन क्या हुआ कि आया और उधर से कुछ निकल गया, रिफ्लेक्शन क्या है, पड़ा और टकरा के निकल गया, एब्जॉर्प्शन कितना हुआ कि जमा हुआ। अब देखो इसको हम, इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग अगले स्लाइड में करते हैं। क्या कि ब्लैक बॉडी आर गुड इमीटर ऑल्सो। रट लो कि जो ब्लैक बॉडी होता है वो सबसे बढ़िया इमीटर होता है। कैसे? तो देखते हैं, एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। देखो, एक ब्लैक बॉडी लिया और एक नॉर्मल बॉडी लिया और इसको एक रूम के अंदर बंद कर दिया, एक रूम के अंदर रख लिया, ठीक है। एक क्या लिया, ब्लैक बॉडी, एक क्या लिया, नॉर्मल बॉडी, और ये रूम टेम्परेचर T0, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर कितना था भैया, T0। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है। मान ले जाए कि Q.I 10 जूल पर सेकेंड दिया हुआ था, कि दोनों पे 10 जूल आया, दोनों पे कितना आया, 10 जूल। अब देखो रूम में अगर कोई चीज रखा है और ये बहुत देर तक रखा हुआ है, बहुत देर तक रखा हुआ है, अब रूम में बहुत देर तक कोई चीज रखा रहेगा तो क्या होगा, सबका टेम्परेचर सेम होगा कि नहीं होगा? हो जाता है ना सबका टेम्परेचर। एक ग्लास दूध लाओ गरम और फिर कोई ठंडा पानी ले आओ कल से चला के, थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे के लिए, तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद वो ग्लास का में जो दूध गर्म था और जो पानी था दोनों सेम टेम्परेचर पे आ जाएगा ना, हमारे बॉडी टेम्परेचर पे आ जाएगा, हमारे रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो वही बात है। अब देखते हैं कि थोड़ी देर बाद क्या हुआ होगा कि जितना टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक था उतना ही टेम्परेचर इसका भी हो गया होगा, उसका ही टेम्परेचर इसका भी हो गया होगा। अब हुआ कैसे होगा, सोचो, इसमें कितना आया, 10 जूल, इसमें भी कितना आया, 10 जूल। ध्यान से देखना बच्चों, इसमें कितना आया था, 10 जूल, इसमें भी कितना आया, 10 जूल। ये कैसा है, नॉर्मल बॉडी। नॉर्मल बॉडी है तो इसमें से 10 जूल में से 2 जूल रिफ्लेक्ट हो गया, 2 जूल क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। 5 जूल ट्रांसमिट हो गया, 5 जूल क्या हो गया, ट्रांसमिट। एब्जॉर्ब कितना हुआ, 3 जूल एब्जॉर्ब हुआ, 3 जूल क्या हुआ, एब्जॉर्ब हुआ। अब ये ब्लैक बॉडी था, ब्लैक बॉडी में ट्रांसमिशन कितना होता है, 0। रिफ्लेक्शन कितना होता है, 0। एब्जॉर्प्शन कितना होगा, 100%। एब्जॉर्प्शन कितना है, 10 जूल। इसमें एब्जॉर्प्शन कितना था, 3 जूल। इसमें एब्जॉर्प्शन कितना था, 10 जूल। अब क्योंकि सबको टेम्परेचर T0 रखना है तो ये जितना एब्जॉर्ब किया था उतना उसको इमिट करना पड़ेगा। तो ये नॉर्मल बॉडी को कितना इमिट करना पड़ा, 3 जूल। इस ब्लैक बॉडी को कितना इमिट करना पड़ेगा, 10 जूल। तो देख लो सबसे ज्यादा इमिट कौन कर रहा है, ब्लैक बॉडी। इसीलिए बोले थे कि जो ब्लैक बॉडी होता है वो गुड इमिटर भी होता है। समझ आ गया ना, कि ब्लैक बॉडी भी क्या होता है, गुड इमिटर। इसको 10 जूल का 10 जूल बाहर निकालना पड़ रहा है, इसको सिर्फ 3 जूल ही बाहर निकालना पड़ रहा था। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना? ओके, तो वही लिखा हुआ है इन थर्मल इक्विलिब्रियम। हमको पता है, पहले ही बता चुके हैं कि अगर थर्मल इक्विलिब्रियम करना है तो जितना एब्जॉर्ब करेगा उतना इमिट कर देना पड़ेगा। ब्लैक बॉडी के लिए जितना एब्जॉर्ब होगा उतना ही इमिट करेगा, और एब्जॉर्प्शन कितना होगा, Q.I, जितना पड़ेगा सबको सब एब्जॉर्ब कर लेगा ब्लैक बॉडी। फॉर नॉर्मल बॉडी, नॉर्मल जो बॉडी है उसका जो एब्जॉर्प्शन होगा वो QI से तो कम ही होगा, क्योंकि कुछ पार्ट चला गया होगा ट्रांसमिशन में, कुछ पार्ट चला गया होगा रिफ्लेक्शन में, एब्जॉर्ब तो कम ही हुआ होगा, पूरा का पूरा QI तो नहीं हो गया होगा। ठीक है, और Q.E के बराबर होगा, Q.E के बराबर होगा। अभी बोले कि जितना एब्जॉर्ब करेगा उतना इमिट कर देगा, बट नॉर्मल बॉडी में जो Q.A है वो लेस देन Q.I है, और जो ब्लैक बॉडी है उसमें Q.A इक्वल टू Q.I है। किसमें, ब्लैक में, किसमें, नॉर्मल में। ठीक है, आगे देखते हैं। इतना बच्ची याद रहेगा ना आपको कि अगर ब्लैक बॉडी है तो जितना एब्जॉर्ब करेगा उतना का उतना इमिट कर देगा, और एब्जॉर्ब कितना करेगा, जितना उस पर पड़ेगा। अगर नॉर्मल बॉडी है तो कुछ पार्ट ट्रांसमिट होगा, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा, और थोड़ा सा जो बच जाएगा वही एब्जॉर्ब करेगा और उतना ही इमिट होगा। लेकिन ब्लैक बॉडी में 0 ट्रांसमिशन, 0 रिफ्लेक्शन, 100% एब्जॉर्प्शन, और उतना जितना एब्जॉर्ब करेगा उतना ही 100% वो इमिट भी कर देगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं स्टीफेंस लॉ। अब स्टीफेंस जी आए, ये भी उसी की तरह बोले। स्टीफेंस जी क्या बोले कि अगर कोई बॉडी है जिसका टेम्परेचर T है और इसका एरिया A है, ठीक है, तो इससे जो एनर्जी एमिट होगी,
इससे जो एनर्जी इमिट होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इसके टेम्परेचर के पावर 4 का। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इसके टेम्परेचर के पावर 4 का। किसके टेम्परेचर के पावर 4 का, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के पावर 4 का, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके एरिया पे। पिछला बार भी तो ही बोला था ना, पहला जो ला था प्रीवियस ने जो बोला था वो क्या बोला था कि जो हीट इमिटेड होगा, जो एनर्जी इमिटेड होगा वो डिपेंड करता है कि उसका बॉडी का टेम्परेचर कितना है, उस बॉडी का एरिया कितना है। बस वो रूल नहीं बोला था कि टी के पावर 4 पे होगा, स्टीफेंस ने आके बोल दिया कि टी के पावर 4 पे होगा और एरिया ए पे होगा। ठीक है, अगर ये दोनों को कंबाइंड लिखा जाए तो बोल सकते हैं कि डी क्यू बाई डी टी इजिकल टू ए टी के पावर 4, डी क्यू बाई डी टी इजिकल टू ए टी के पावर 4 बोल सकते हैं क्या। अगर हमको प्रोपोर्शनलिटी हटाना है तो एक कांस्टेंट देना पड़ेगा, दैट इज सिग्मा। तो सिग्मा कौन सा, स्टीफेंस ने दिया था, तो सिग्मा इज स्टीफेंस कांस्टेंट जिसका वैल्यू होता है 5.67 इंटू 10⁻⁸। ठीक है, तो इतना रेडिएट, इतना क्या करेगा, इमिट करेगा। इतना क्या करेगा, ये इमिशन रेट है, इमिटेड रेट है, डी क्यू बाई डी टी है, इतना इमिट करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं रेट ऑफ रेडिएशन ऑफ ए नॉर्मल बॉडी। ठीक है, अब ये तो ब्लैक बॉडी के लिए था, ये किसके लिए था, ब्लैक बॉडी के लिए था। ये जो फॉर्मूला है किसके लिए आया, ब्लैक बॉडी के लिए आया। किसके लिए आया, ब्लैक बॉडी के लिए आया। अब हम लोग देखते हैं नॉर्मल बॉडी के लिए। अच्छा, फॉर आइडेंटिकल कंडीशन, जो पिछला एग्जांपल दिए थे रूम वाला, उसके लिए दे रहे हैं, दोनों में सेम हीट दिए थे हम लोग, 10 जूल 10 जूल 10 जूल। डीक्यू बाई डी क्या था, रेडिएशन। डीक्यू बाई डी क्या था, कितना इमिट कर रहा है। डीक्यू बाई डी क्या था, इमिटेड। डीक्यू बाई डी क्या था, इमिटेड। अब तुम लोग बताओ किस में ज्यादा इमिशन था, ब्लैक बॉडी में या नॉर्मल बॉडी में। तो तुम लोग बोलोगे ब्लैक बॉडी में। हम बोलेंगे क्यों, तो बोलोगे सर क्योंकि इमिशन रेट वही होता है जो एब्जॉर्प्शन रेट होता है। बिल्कुल सही बात। हम बोले कि फिर इससे क्या पता चला, तो फिर बोलोगे सर जो ब्लैक बॉडी होता है वो 100% एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन नॉर्मल बॉडी में कुछ रेडिएशन में चला जाता है, कुछ रिफ्लेक्शन में चला जाता है, कुछ ट्रांसमिशन में चला जाता है। क्योंकि एब्जॉर्प्शन ज्यादा है ब्लैक बॉडी का, इसलिए इमिशन ज्यादा होगा ब्लैक बॉडी का, इसलिए डीक्यू बाई डी ब्लैक बॉडी का ज्यादा होगा नॉर्मल बॉडी से। तो हम कहेंगे बिल्कुल सही बात, सही बोले तुम, पकड़ लिए। अगर हम पूछे कि सर दोनों का रेशियो बताओ, तो तुम कहे कोई बात नहीं सर, डीक्यू बाई डी टी इमिटेड बाई नॉर्मल बॉडी डिवाइडेड बाई इमिटेड बाई ब्लैक बॉडी को हम लोग इमिसिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं, इमिसिविटी कहते हैं। अगर कोई पूछेगा इमिसिविटी बताओ, तो इमिसिविटी का डिफिनेशन होता है इमिटेड, एनर्जी इमिटेड बाई नॉर्मल बॉडी डिवाइडेड बाई एनर्जी इमिटेड बाई ब्लैक बॉडी। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से। अब ई लेस देन 1 हुआ कि ग्रेटर देन, तुमको पता है कि सर ब्लैक बॉडी ज्यादा इमिट करता है, नीचे वाला बड़ा हो गया, ऊपर वाला छोटा हो गया, तो इसका जो वैल्यू हो गया वो लेस देन 1 हो जाएगा, इसलिए ई इज लेस देन 1। ई इज लेस देन 1। इमिसिविटी हमेशा लेस देन 1 होगा, रट लो। इमिसिविटी इज लेस देन 1, इमिसिविटी इज लेस देन 1, इमिसिविटी इज लेस देन 1। ठीक है, आगे देखते हैं। अब है रेट ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय नॉर्मल बॉडी। अब तो ये तो देख लिया कि सर इमिसिविटी तो लेस देन 1 होता है, लेकिन किस रेट से नॉर्मल बॉडी भेजेगा ये तो हमको पता ही नहीं। ये तो हमको पता है कि ई इक्वल टू डीक्यू बाई डी टी इक्वल टू सिग्मा ए टी की पावर, तो ब्लैक बॉडी के लिए था। ये तो किसके लिए था, ब्लैक बॉडी के लिए। अब नॉर्मल बॉडी का कैसे होगा, तो बहुत आसान है। मान लेते हैं कि कोई बॉडी था जिसका टेम्परेचर कितना था, टी, जिसका टेम्परेचर कितना था, टी, इसका एरिया कितना था, ए। हमको ये भी पता है कि डीक्यू बाई डी टी ब्लैक बॉडी इक्वल टू होता है सिग्मा ए टी के पावर 4। ठीक है, हमको ये भी पता है कि ई होता है डीक्यू बाई डी टी नॉर्मल बॉडी बाई डीक्यू बाई डी टी ब्लैक बॉडी होगा। तो डीक्यू बाई डी टी नॉर्मल बॉडी इज इक्वल टू, इसको उठा के इधर ले चले जाओ, तो ई इंटू डीक्यू बाई डी टी ऑफ ब्लैक बॉडी होगा। क्या होगा सर। अब एक चीज बताओ, डीक्यू बाई डी टी नॉर्मल बॉडी इज इक्वल टू ई, और डीक्यू बाई डी टी ब्लैक बॉडी पहले ही बता चुके हैं कि कितना होता है, सिग्मा ए टी के पावर 4। तो इतना होगा पूरा का पूरा, ये जो आएगा वो क्या होगा, रेट ऑफ एनर्जी इमिटेड बाय नॉर्मल बॉडी। तो नॉर्मल बॉडी का अगर निकालना हो तो ब्लैक बॉडी में ई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो वैल्यू आएगा वो नॉर्मल बॉडी का होगा। इसका मतलब क्या है कि नॉर्मल बॉडी कम इमिशन करेगा। हमको पहले से ही पता है भैया कि नॉर्मल बॉडी कम इमिट करता है, क्योंकि वो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब करता ही नहीं है। यहां तक हो गया। अब आगे देखते हैं, बोल रहा है रेट एट विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, एनर्जी कितना एब्जॉर्ब किया था। ठीक है, इन थर्मल इक्विलिब्रियम। हमको पता है कि अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में करना है, थर्मल इक्विलिब्रियम में करना है, कौन से इक्विलिब्रियम में, थर्मल। अब देख लो, कंफ्यूज नहीं होना। अभी तक जो हम लोग पढ़े थे वो एनर्जी इमिटेड के बारे में पढ़े थे। एनर्जी इमिटेड जब पढ़े थे तो जो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर था टी, ये वाला लिए थे हम लोग, लिए थे। अब हम लोग एब्जॉर्ब्ड के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं, एब्जॉर्ब। तो मिक्स मत करना, अब हम एब्जॉर्ब के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, मान लिया कि इसका टेम्परेचर है कुछ टी नॉट, इसका कुछ टेम्परेचर था अपना टी, मान लेते हैं इसका अपना टेम्परेचर कुछ था टी, बाहर का टेम्परेचर कितना था, टी नॉट।
थोड़ी देर के बाद दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गया और दोनों का टेम्परेचर हो गया टी नॉट टी नॉट। ठीक है, तो dq by dt एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू dq by dt इमिटेड। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम बोले थे कि इमिटेड एनर्जी रेट वही होता है जितना एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, अब dq by dt इमिटेड, dq by dt इमिटेड वो क्या होता था, ई सिग्मा ए टी नोट के पावर 4। इमिटेड कितना इमिटेड करेगा, ये तो जितना एब्जॉर्ब किया था, एब्जॉर्ब कितना किया था वो निकालना है। तो इमिटेड का फार्मूला हमको पता है, ये नॉर्मल बॉडी है। बॉडी कैसा है, नॉर्मल बॉडी। ठीक है, तो नॉर्मल बॉडी में हमको पता है कि ई इंटू सिग्मा ए टी नोट के पावर 4 होता है। तो जब भी अगर बात आएगा किसकी, कि कितना एब्जॉर्ब हुआ, तो यहां पे जो टी है, टेम्परेचर है, वो लेना है आपको एटमॉस्फेयर का। वो टेम्परेचर किसका लेना है, एटमॉस्फेयर का, सराउंडिंग का। लेकिन अगर बात आएगा कि कितना इमिट कर रहा है, तब जो टेम्परेचर लेना है वो लेना है टी बॉडी का। किसका लेना है, बॉडी का। फिर से ध्यान से सुनो, दिस इज एब्जॉर्ब्ड। एब्जॉर्ब्ड में हमेशा टेम्परेचर लेना है सराउंडिंग का। किसका टेम्परेचर लेना है, सराउंडिंग का। लेकिन अगर बात हो यहां पे इमिटेड, यहां पे बात हो इमिटेड, तब ये टेम्परेचर लेना है किसका, बॉडी का। तब टेम्परेचर क्या लेना है, बॉडी का। याद हो गया, एब्जॉर्ब्ड में हमेशा सराउंडिंग का। एब्जॉर्ब्ड मतलब सराउंडिंग एज याद रख लेना। ठीक है, किसमें, एब्जॉर्ब्ड एस, एब्जॉर्ब्ड एस। ठीक है, लेकिन अगर आपको पूछे किसका, इमिटेड, तो याद कर लेना, इमिटेड में ईबी, इमिटेड में बॉडी का, इमिटेड में बॉडी का। एस एब्जॉर्ब्ड में सराउंडिंग का, एब्जॉर्ब्ड में सराउंडिंग का, इमिटेड में बॉडी का, ईबी। ठीक है, और एज किसमें, एब्जॉर्ब्ड में। ठीक है, याद हो गया। ठीक है, आगे आते हैं। तब तक के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। थैंक यू।